जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू पीवाईक्यू एनालिसिस सेशन ऑफ स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज के पीवाईक्यू एनालिसिस में मैं तुम्हारे साथ ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों के क्वेश्चन करूंगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन अभी मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाला हूं दैट इज फ्रॉम ज्योग्राफी, राइट, जहां पे हम सॉइल, इंडियन सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन, ब्लैक सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया है एग्जामिनेशन में, वो डिस्कस करूंगा मैं तुम्हारे साथ। यूपीएससी के एग्जामिनेशन में पूछा गया, और फिर कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन भी, सब्जेक्ट को ऐसे मिक्स करते हुए, ताकि बढ़िया तैयारी हमारी यूपीएससी, एपीएससी सारे एग्जामिनेशंस के लिए जो अपकमिंग प्रीलिम्स है उसके लिए चलते रहे। पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड किससे है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू ब्लैक सॉइल। ओके, चलिए क्या क्या बोल रहे हैं हमें ब्लैक सॉइल से रिलेटेड स्टेटमेंट को कंसीडर करने के लिए। पहला स्टेटमेंट है कि ये बोल रहा है ब्लैक सॉइल इज कंसीडर्ड सुटेबल फॉर ग्रोइंग रेन फेड क्रॉप्स। तो आंसर जानने से पहले हमको तो ये जानना पड़ेगा कि ये रेन फेड क्रॉप्स क्या होते हैं। ये एक चीज देखेंगे, रेन फेड क्रॉप्स, ये हमारा पर्पस हो गया पीवाईक्यू एनालिसिस का, सीखने को मिलेगा। दूसरा बोला है कि ब्लैक सॉइल कैन रिटेन मॉइस्चर फॉर अ प्रोलॉन्ज्ड पीरियड, फॉर अ लॉन्ग पीरियड, एडिंग क्रॉप्स, हेल्पिंग क्रॉप्स टू सर्वाइव इवन इन ड्राई सीजन। कि भैया ये जो रेन क्रॉप्स, जो ब्लैक सॉइल होता है, ये मॉइस्चर को ज्यादा टाइम के लिए रिटेन करके, होल्ड करके रख सकता है, जिसके वजह से इवन ड्राई सीजन में जो ह्यूमिडिटी है या वाटर है जो चाहिए इनके रूट्स को, प्लांट्स के रूट्स को, वो अवेलेबल रहते हैं। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अभी हमें मालूम क्या करना है, और तुम लोग क्लास में पूछ रहे थे ना कि सर ऐसे क्वेश्चन कैसे करें। हाँ, मॉर्निंग क्लास में ही किसी का एक क्वेश्चन था, कई स्टूडेंट्स का रहता है, मॉर्निंग हो या इवनिंग क्लासेस हो, कि सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं कि स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 दिया है, असर्शन दिया है, रीजन दिया है। इसको मैं असर्शन भी बोल सकता हूँ स्टेटमेंट 1 की जगह, और इसको रीजन बोल सकता हूँ। और फिर ऐसे ऑप्शंस दिए रहते हैं कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। पढ़ना है पूरे ऑप्शन को, क्योंकि वो जरूरी नहीं ऑप्शन ए में हो। मैं हमेशा बोलता हूँ पूरा क्वेश्चन पढ़ो, ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो, है ना, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, कॉन्फिडेंट रहना है। और स्टेटमेंट 2 में दिया रहता है कि बोथ आर करेक्ट बट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऐसा एक ऑप्शन है। फिर दे रखा है कि 1 इज करेक्ट एंड द अनदर इज फॉल्स। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आज तुम्हारे लिए चूज किया है कि ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका भी सीख लेंगे। ओके, कम टू ब्लैक सॉइल। पहले हम ब्लैक सॉइल का फीचर जानते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर मालूम पड़ जाएगा। ब्लैक सॉइल का सबसे मेन फीचर क्या है कि ये रेनफेड क्रॉप्स के लिए, रेनफेड क्रॉप्स के लिए काफी सुटेबल माना जाता है। इट्स वेरी सुटेबल फॉर रेनफेड क्रॉप्स। क्या होता है रेनफेड क्रॉप्स, वो तो मैंने यहां तुम्हारे लिए मेंशन कर दिया है, अभी सुन लो उसको अच्छे से। रेनफेड क्रॉप्स मतलब वैसे क्रॉप्स गाइस, जैसे कॉटन हो गया, काफी इंपॉर्टेंट रेनफेड क्रॉप्स है, इंडिया के हिस्ट्री से भी रिलेटेड है। प्यारे बापू महात्मा गांधी जी, उन्होंने कॉटन को ही तो अडॉप्ट करना सिखाया था खादी एंड चरखा के प्रमोशन से, राइट। और गुजरात इज सुटेबल, बच्चन साहब जहां जाने के लिए बोलते हैं ना कि कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, दैट इज सुटेबल फॉर ब्लैक सॉइल, दैट इज ब्लैक सॉइल इज प्रेजेंट इन दोज रीजन, गुजरात में स्पेशली, मध्य प्रदेश वाले रीजन में भी, और वहां पे दैट्स वाई कॉटन कल्टीवेशन काफी अच्छा होता है। चलिए, तो रेनफेड क्रॉप्स क्या है, ये गुजरात वाले रीजन में, मध्य प्रदेश वाले रीजन्स में उगते हैं। यहां पर क्या है, रेनफेड क्रॉप्स को ना रेन वाटर से ही इनकी जो हार्वेस्ट, इनका जो इरिगेशन है, वो सफिशिएंट इरिगेशन इनको रेन वाटर से मिल जाता है। इनको अलग से इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए कैनाल्स की जरूरत नहीं पड़ती है। इनका इरिगेशन सप्लाइड वाटर सोलली बाय रेनफॉल। अगर सोलली नहीं भी कहें, वैसे सोलली वर्ड इज यूज्ड बाय ज्योग्राफिकल साइंटिस्ट, जो ज्योग्राफी के साइंटिस्ट होते हैं, बट फिर भी एनफ वाटर इनको मिल जाता है ताकि अलग से इरिगेशन की जरूरत नहीं पड़े। जो बारिश का पानी आ रहा है, बारिश का पानी आ रहा है, जो रेन वाटर है, दिस रेन वाटर इज सुटेबल फॉर देयर इरिगेशन। इसका मतलब कि इनको इरिगेशन के लिए अलग से सेपरेटली कैनल्स या आपको ट्यूबवेल या बाकी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है, जनरली नो नीड। इसलिए इनको रेन फेड कहा जाता है कि इनको फीड कौन कर रहा है, इनकी इरिगेशन की नीड को कौन फुलफिल कर दे रहा है, रेन वाटर कर दे रहा है। रेन वाटर आसमान से जो बरस रहा है बरखा के फॉर्म में, दैट्स वाई रेन फेड क्रॉप्स बोलते हैं। कुछ रेन फेड क्रॉप्स के एग्जांपल, द मोस्ट सुटेबल इज कॉटन, मिलेट्स, टोबैको, साथ में व्हीट भी है, ज्वार भी है, लाइनसीड भी है, कैस्टर भी है। राइस मत काउंट कर लेना,
क्योंकि राइस सिर्फ रेनफेड से नहीं होता है, राइस के रूट्स को पानी में डुबोकर रखो तब जाके फसल अच्छी होती है, तो वो रेनफेड नहीं है, उसको अलग से सेपरेटली इरिगेशन फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए मैंने राइस कहीं नहीं लिखा है। और इसलिए जिस रीजन में ब्लैक सॉइल मिलते हैं, जैसे गुजरात वाला रीजन हो गया, अब आज कोई राइस की कल्टीवेशन कर रहा होगा, बट दैट लैंड इज नॉट सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस। ओके, धान के कल्टीवेशन के लिए, राइस के कल्टीवेशन के लिए उतना सुटेबल नहीं है वो रीजन। मिलेट्स वगैरह हैं, इसलिए इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, वेस्टर्न पार्ट में मिलेट्स ज़्यादा यूज किए जाते हैं, व्हीट ज़्यादा खाया जाता है एज कंपेयर टू राइस। उनकी फूडिंग हैबिट भी ऐसे डिसाइड होती है एज कंपेयर टू इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, जहाँ पे राइस हमारा मेन डाइट के फॉर्म में यूज होता है, स्टेपल फूड जिसको बोलते हैं। और फीचर की बात करें हम ब्लैक सॉइल का, तो ब्लैक सॉइल का एक और फीचर क्या कि जनरली क्ले तो होता ही है एंड इम्परमिएबल बोला जाता है इसे, इम्परमिएबल। रिमेंबर दीज वर्ड्स, ऐसे वर्ड से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्परमिएबल? इम्परमिएबल मतलब कि सॉइल है, मिट्टी तुमने हाथ में लिया, ऊपर से पानी डाला, रेन वाटर डाला, तो ये इजिली ना वाटर को या किसी लिक्विड को अपने से फ्लो नहीं करने देते। वही मैंने यहाँ लिखा है तुम्हारे लिए, डज नॉट अलाउ वाटर और लिक्विड टू पास थ्रू इट इजिली। ऐसा नहीं कि सब ऊपर ही रह जाएगा, ऊपर रह जाएगा तो कीचड़ बन जाएगा, बहुत आराम से नीचे नहीं चला जाता है, काफी दिक्कत के बाद। क्ले नेचर का होता है, तो जब इस वजह से इसे क्या बुलाया जाता है? इम्परमिएबल बुलाया जाता है। इम्परमिएबल मींस कि जब जो सॉइल है वो वाटर को इजीली अपने थ्रू पास होने नहीं दे, और जब इजीली अपने थ्रू पास होने नहीं देना तो धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होगा, वो ड्राई होगा, और ड्राई होगा तो क्रैक्स बन जाएंगे, ड्राई होगा तो क्रैक्स बन जाएंगे, और क्रैक्स बन जाएंगे। इसलिए ब्लैक सॉइल में अब देखो एक और फीचर ऐड हो गया, क्या? सेल्फ प्लॉइंग। जब हम प्लॉइंग करते हैं, हल चलाते हैं, तो क्रैक्स ही तो बनाते हैं ना लैंड पे। यहां पे खुद ही ड्राई होने के बाद उसमें क्रैक्स दिखने लगते हैं, इसलिए बोला जाता है कि ब्लैक सॉइल हैज अ फीचर ऑफ सेल्फ प्लॉइंग। हो गया, एक पॉइंट को दूसरे से कनेक्ट कर दिया, यही करने सीखना है। चलिए, अब फिर बात आती है कि इसको ब्लैक सॉइल ही क्यों बोले भाई, वाई द कलर इज ब्लैक? तो ब्लैक कलर होता है, उसके पीछे एक रीजन है इसका फॉर्मेशन। इसका फॉर्मेशन हो रहा है वेदरिंग ऑफ लावा रॉक्स से, लावा रॉक्स के टूटने से। और फिर कंटेंट क्या है इस सॉइल में? तो दिस इज वेरी हाई इन आयरन, हाई इन आयरन, आयरन कंटेंट काफी हाई है। आयरन के अलावा एल्यूमिना, मैग्नीशिया, कैल्शियम, ये कंटेंट इसमें काफी हाई होते हैं, तो जिसके वजह से इसका कलर जो है वो ब्लैकिश नेचर का, ब्लैक नेचर का होता है। हाँ, लो कंटेंट भी होता है। लो कंटेंट किसका होता है? लो कंटेंट फॉस्फोरस का, नाइट्रोजन का एंड ऑर्गेनिक मैटर का। इसका मतलब ना कि यहाँ पे ना आपको ज़्यादा मोर फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ेगी। इवन गाइज कॉटन जो है ना, एक चीज़ याद रखना कॉटन के ऊपर, ज्योग्राफी के और भी क्वेश्चंस में डिस्कस करवाऊंगा। कॉटन जो है इट रिक्वायर्स मोर फर्टिलाइजर, क्योंकि बहुत जल्दी लैंड की फर्टिलिटी खत्म होने लगती है, और इस वजह से यहाँ पे आप, सिंस नाइट्रोजन कंटेंट कम है, तो तुम यहाँ पे ना मिलेट्स उगा सकते हो, कॉटन उगा सकते हो, टोबैको उगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे पल्सेस ग्रो करने में दिक्कत होगी। तो याद रखना है कि ब्लैक कलर है ड्यू टू वेदरिंग ऑफ लावा रॉक्स, जिससे ये बन रहा है। आयरन कंटेंट काफी हाई है, एल्यूमिना कंटेंट काफी हाई है, बट लो इन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर। बाकी हाई कंटेंट आयरन का, मैग्नीशिया का, एल्यूमिना का हाई है। इतना आपको ब्लैक सॉइल के बारे में चीज याद रखनी है। नाउ कम बैक टू दैट क्वेश्चन, और अब उस क्वेश्चन का हम आंसर ढूंढते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या? ब्लैक सॉइल इज कंसिडर्ड सुटेबल फॉर ग्रोइंग रेन फेड क्रॉप्स। हमें रेन फेड क्रॉप्स भी समझ में आ गया और ये आंसर भी समझ में आ गया, फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड क्या है? ब्लैक सॉइल कैन रिटेन मॉइस्चर फॉर ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड एंड दैट्स व्हाई क्रॉप्स सर्वाइव इवन इन ड्राई सीजन। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, और तुम्हें नहीं लगता है कि रेन फेड क्रॉप्स इसी वजह से सर्वाइव कर पाते हैं? क्योंकि सॉइल में मॉइस्चर तो है, वाटर कंटेंट तो है। सो यू कैन से ना कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट एंड 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। तो फिर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए। तो पहले आपको चेक करना है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं। अगर उनमें से एक भी इनकरेक्ट है तो फिर तो ए और बी आउट हो जाएगा और सी और डी के बीच चूज करना होगा। और जब दोनों करेक्ट हैं तो फिर स्टेटमेंट 2 को ध्यान से पढ़ो और देखो कि क्या उसका कोई रिलेशन स्टेटमेंट 1 से बन रहा है। अगर बन रहा है तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नहीं बन रहा है तो नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। और भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस।
रिसेंटली कई क्लासेस में मैंने तुम्हें पढ़ाया है और पहले भी मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाया है, आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। पहली बार ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने इंडियंस को अपनी बराबरी बिठाकर बात करने के लिए बुलाया था, तो काफी बड़ी बात थी। अदरवाइज इंडियन से सीधे मुंह बात तो करते नहीं थे अंग्रेज लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? यहां पे तो आपको 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 4 स्टेटमेंट्स हैं, और ये रहा ऑप्शन। ठीक है, तो इन ऑप्शंस की हेल्प से हमें यहां पे ढूंढना है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। चुटकी में बन जाएगा ये क्वेश्चन, देखो अच्छा क्वेश्चन है। द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा है। अच्छा, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा है, बट याद रखो तुम लोगों को मैंने क्लास में पहले भी बताया है, याद रखना है आपको कि उसके में मोमेंट आपको याद रखना है आपको कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ओनली वन कॉन्फ्रेंस एक ही है जिसके 3 डिफरेंट इंस्टांसेस हैं, सेशंस हैं। जैसे देखो पीवाईक्यू एनालिसिस मैं करवा रहा हूं या तुम्हारा क्लास करवाता हूं, ये एग्जांपल ऐसे याद रखो कि जब हम क्लास करने बैठ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का या किसी सब्जेक्ट का, तो क्लास तो मॉडर्न हिस्ट्री का चल रहा है, पर क्या एक दिन में खत्म हो गया? नहीं। सपोज इट टेक्स 3 डेज, तो हम क्या बोलेंगे? मॉडर्न हिस्ट्री क्लास 1, मॉडर्न हिस्ट्री क्लास 2, मॉडर्न हिस्ट्री क्लास 3। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी एक बार में कंप्लीट नहीं हुआ। जो पहला वाली मीटिंग थी, फर्स्ट मीटिंग, वो 1930 में होती है, सिंस कांग्रेस वाज नॉट प्रेजेंट देयर। तो प्राइम मिनिस्टर बोलता है कि अरे सबसे बड़ी पार्टी ही तो प्रेजेंट नहीं थी, तो कहां से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल होगा? नहीं हुआ। तो इस वजह से सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया गया। गांधी इरविन पैक्ट होता है, सारी बातें होती हैं, क्लासेस में पढ़ ही रहे हो, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो हम गांधी इरविन पैक्ट भी करेंगे। सेकंड आरटीसी 1931 में, इसमें कांग्रेस जाती है। कांग्रेस की तरफ से कौन जाते हैं? हमारे प्यारे बापू आदरणीय महात्मा गांधी। चर्चिल जब उनको बोलता है आधा नंगा फकीर आ गया, हाफ नेकेड बेगर, तो गांधी बोलते कि अबे मेरे कपड़े लूट के तो तुम ले गए हो अंग्रेज, तो फिर इतना ही बचा था। सही जवाब दिया उन्होंने, चर्चिल जैसे घमंडी इंसानों को। और जब यहाँ पे बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक डेडलॉक का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है रिलेटेड टू सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, तो ये आरटीसी जो सेकंड सेशन है ये भी फेल हो जाता है, सेकंड मीटिंग या सेकंड इंस्टांसेस फेल हो जाते हैं। तो फिर एक बार आरटीसी बुलाया जाता है 1932 में। इस बीच पूना पैक्ट हो चुका है, कम्युनल अवार्ड आ चुका है। सो एक ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, एक बार में नहीं सक्सेसफुल हो पाया, 3 बार बुलाया गया। फाइनली बोला ब्रिटिश ने कि अब बहुत हो गया, हमारा पेशेंट जवाब दे दिया, तुम इंडियंस लोग आपस में भी लड़ रहे हो और हम तो चाह रहे हैं कि तुम लड़ो, तो अब बहुत हो गया, बहुत मौका दिया। 3 साल तक बात कर रहे थे 30, 31, 32 में, अब बहुत हुआ। अब इन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बेसिस पे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेकर आएंगे भाई। दैट्स वाई 3 इंस्टांसेस, 3 सेशंस, 3 मीटिंग्स, बट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक ही है। याद रखिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ वापस क्वेश्चन पे, उस वाले क्वेश्चन पे चलिए। तो क्या बोल रहा है पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मेट इन लंदन इन नवंबर 1932 विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ कांग्रेस। सही बात है भाई, विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ कांग्रेस, क्योंकि अभी हमने देखा कि कांग्रेस ने सिर्फ सेकंड वाली मीटिंग में, सेकंड आरटीसी जिसको बुलाते, उसमें पार्टिसिपेट किया था 1931 में। थर्ड आरटीसी जो 1932 के एंड में हो रहा है उसमें नहीं किया था। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, राइट, गुड। Second, the discussion in the third RTC led to the passing of the Government of India Act 1935. थर्ड आरटीसी में जो डिस्कशन हुए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनते हैं। तो सिर्फ थर्ड आरटीसी नहीं, यहाँ स्टेटमेंट के कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आरटीसी में जो डिस्कशन हुआ उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है? क्लास में बताया है ना मैंने तुम्हें कि फर्स्ट आरटीसी, सेकंड आरटीसी और थर्ड आरटीसी, फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट एक ड्राफ्ट प्रेजेंट करती है पार्लियामेंट में। इस ड्राफ्ट को हम बोलते हैं व्हाइट पेपर, एक ड्राफ्ट व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। और इसी व्हाइट पेपर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म को फाइनली क्या पास किया जाता है, किस फॉर्म से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसमें साथ में इसमें ऐड हो जाएगा साइमन कमीशन का रिपोर्ट,
ऑफिशियली, बिकॉज साइमन कमीशन हैज ऑल्सो सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया 1930 के अराउंड। नेहरू रिपोर्ट भी है, जिन्ना के 14 पॉइंट फॉर्मूला हैं, पर वो ऑफिशियली नहीं माने गए थे, वो अनऑफिशियल रिकमेंडेशन से। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हुआ। 13 RTC ड्राफ्ट व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनता है। क्लासेस रिवाइज करो, आई थिंक सबके लिए क्लियर है। अभी भी जहां क्लियर नहीं है हम हैं ही, पूछने आओ। थर्ड स्टेटमेंट क्या? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डिड नॉट फेवर द आइडिया ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। उल्टा है, एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस किया गया था। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी किससे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है, गलत, ओवरऑल स्टेटमेंट गलत। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में था ना प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। इससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या था बताओ? प्रोविंशियल डायरकी और डायरकी इन प्रोविंसेस। किसको बुलाते थे डायरकी इन प्रोविंसेस? बताना याद करके तुम। एंड द फोर्थ स्टेटमेंट, द गवर्नर वाज नॉट गिवन एनी पावर इन द एक्ट ऑफ 1935 टू टेक ओवर एंड रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए प्रोविंस। तुमको ऐसा लगता है कि ब्रिटिश गवर्नर को कुछ पावर नहीं देंगे? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया था, लेकिन गवर्नर ऐसा नहीं था कि हाथ पे हाथ धरे बैठा है, फिर भी इंटरफेयर करता था। गलत। सही स्टेटमेंट होंगे 1 और 2। नाउ लुक एट द ऑप्शंस। 1 और 2 है क्या? बिल्कुल है, ये ऑप्शन बी करेक्ट। यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं, जब बन रहे हैं यूपीएससी के क्वेश्चंस तो फिर तो स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन भी बनेंगे ही, कैसे नहीं बनेगा, और अपकमिंग यूपीएससी का भी क्वेश्चन बनेगा। बस अच्छे से पढ़ाई करते जाओ सही गाइडेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया के कल्चरल पार्ट से है, एंशिएंट हिस्ट्री से। इसको हम कल्चरल पार्ट भी बुलाएंगे, जो इंडिया के एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड हो गया। क्वेश्चन किस बारे में बोल रहा है? एंशिएंट मिडाइवल हिस्ट्री से रिलेटेड हो गया, अर्ली मिडाइवल से और एंशिएंट से। क्वेश्चन क्या पूछा है कि ये एक टेक्स्ट है, नलयेरा दिव्य प्रबंधम। दिस नलयेरा दिव्य प्रबंधम इज व्हाट? क्या है? कंपोजिशन बाय द अलवार, इसके लिए हमें पहले अलवार सेंट जानना होगा, या हाइम्स कंपोज्ड बाय नयनार्स, या यूलोजीज कंपोज्ड फॉर चोला किंग्स, एन एक्सपोजिशन ऑफ द हाइम्स ऑफ ऋग्वेद इन मलयालम। है क्या एक्चुअली? तो आंसर तो आप ये याद रखिए कि दिव्य प्रबंधम जो है, जिसको नलयेरा दिव्य प्रबंधम पूरा बोला जाता है, दिस इज कंपोजिशन ऑफ हाइम्स बाई अलवार सेंट्स। दिस इज द करेक्ट आंसर, दिव्य प्रबंधम। इतना वर्ड भी याद रखो कम से कम। नलयेरा दिव्य प्रबंधम नहीं याद हो रहा है तो दिव्य प्रबंधम तो याद रखिए। दिव्य प्रबंधम भगवान विष्णु की दिव्यता को बताने के लिए, सिंपल ऐसे याद रखना कि भगवान विष्णु, ये जो अलवार्स हैं ये भगवान विष्णु की, लॉर्ड विष्णु की वर्शिप कर रहे हैं, तो उनकी दिव्यता को बताने के लिए, उनकी भव्यता को बताने के लिए उन्होंने दिव्य प्रबंधम लिखा। हो गया, याद रहेगा। आइए अब थोड़ा अलवार और नयनार के बारे में जान ले। तो एक अलवार के बारे में तो मैंने तुमको बता ही दिया कि अलवार जो हैं वो हमारे सेंट्स हैं, तमिल पोएट्स, तमिल सेंट्स। इनको ये भी कहा जाता है कि इनसे ही भक्ति मूवमेंट की शुरुआत होती है। वैसे भक्ति मूवमेंट को लेकर कई इंटरप्रिटेशन है, बट अगर हम अर्लीस्ट रेफरेंस ड्रॉ करें तो ये तमिल पोएट सेंट्स भक्ति मूवमेंट सेंट्स कहे जाते हैं, तमिल हिस्ट्री के, हिंदू हिस्ट्री के। किसके वर्शिपर थे? लॉर्ड विष्णु के। तो अलवार किससे रिलेटेड हो गए? लॉर्ड विष्णु से। इनकी एक फेमस बुक है दिव्य प्रबंधम और नलयेरा दिव्य प्रबंधम। इट इज अ कलेक्शन ऑफ अराउंड 4000 तमिल पोएम्स एंड हाइम्स। कितना रिच कलेक्शन है, वेरी रिच कलेक्शन। दिस इज द रेलेवेंस ऑफ भक्ति, दिस इज द रेलेवेंस ऑफ वर्शिप, कि हमारा लिटरेचर, हमारे टेम्पल्स, हमारा आर्किटेक्चर इतना रिच बना। ये वैल्यू है। इसी वैल्यू के वजह से अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है, प्रोमोट करना है, राइट? बाई अलवार सेंट्स, कुछ 12 अलवार सेंट्स हैं, इन्होंने मिलकर कंपोज किया था। ये नंबर नहीं याद रहे, इट्स ओके। अलवार का मतलब भगवान विष्णु के वर्शिप करने वाले भक्ति मूवमेंट के सेंट, तमिल भक्ति मूवमेंट के सेंट। और जब भक्ति मूवमेंट बोल रहा हूँ गाइस, तो भक्ति मूवमेंट वाले क्या कास्ट सिस्टम को फॉलो करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। इट मीन्स बोथ अलवार एंड नयनार्स दे रिजेक्टेड कास्ट रिजिडिटी। चाहे वो श्रीमंत शंकर देव हो, या फिर मीराबाई हो, या गुरु नानक देव हो, या कबीर हो, या अलवार नयनार हो, सबने कास्ट रिजिडिटी रिजेक्ट कर दिया।
तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। और हमें भी उनसे यही सीखना है कि इन्होंने सोसाइटी में ओपननेस एक्सेप्ट किया था, हम क्यों ऑर्थोडॉक्स बने रहे, क्यों आपस में लड़ते रहे। दूसरी बात क्या, जब ये इक्वालिटी बता रहे हैं तो फिर जेंडर इक्वालिटी भी बताएंगे। बिल्कुल भाई, जेंडर इक्वालिटी भी बताएंगे, और जेंडर इक्वालिटी भी बताएंगे इसलिए एक फेमस फीमेल सेंट का नाम मैंने लिखा है, अलवार सेंट। अंडल फीमेल सेंट है, ए फॉर अंडल, ए फॉर अलवार। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये, ऐसे याद रखना कि अंडल जो है वो अलवार फीमेल सेंट है, फीमेल सेंट है, मतलब जेंडर इक्वालिटी भी बता रहे हैं। ए फॉर अंडल, ए फॉर अलवार, ट्रिक के फॉर्म में याद रख लो। एंथोलॉजिकल कलेक्शन है ये दिव्य प्रबंधम। एंथोलॉजिकल कलेक्शंस मतलब देयर आर ए नंबर ऑफ राइटिंग्स, अ नंबर ऑफ पोएम्स। 4000 पोएम्स है, कम बात है, बहुत रिच सोर्स है, यूरोप में इतना नहीं होगा। बाय डिफरेंट ऑथर्स, डिफरेंट ऑथर्स ने मिलकर लिखा है इसे। ऑब्वियसली डिफरेंट जो अलवार सेंट्स थे सबने मिलकर लिखा। अलवार्स के अलावा नयनार्स भी हैं, भक्ति मूवमेंट के सेंट्स। इनका डिफरेंस क्या है, दोनों एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी हैं, इसलिए साथ में लिखा हूं कंटेम्प्रेरी, बट दोनों ने अपना अपना भगवान अलग चूज किया। दोनों जो है भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड हैं, दोनों ने कास्ट रिजिडिटी रिजेक्ट कर दिया, दोनों ने विमेन जेंडर इक्वेलिटी की बात की, दोनों ने बोला कि भगवान को तो किसी भी फॉर्म में पाया जा सकता है। एक बोल रहा है विष्णु के फॉर्म में, एक बोल रहे हैं शिव के फॉर्म में, और उसके लिए भक्ति की जरूरत है। मतलब पोएम करो, गाने गाओ, डांस करो, पूजा पाठ, वो ऑर्थोडॉक्स रिचुअल की जरूरत नहीं है। ये हर जगह है भक्ति मूवमेंट में। दिस इज द एसेंस ऑफ भक्ति मूवमेंट। नयनार की वर्शिप किनको डेडिकेटेड थी, भगवान शिव को, है ना, देवाधिदेव महादेव को। इसलिए इनके वर्क का नाम भी देखो तेवरम है। ये मैंने कैसे याद किया था, और तुम भी ऐसे याद रखना कि भगवान शिव जो हैं, वैसे तो भगवान शिव सबके हैं आराध्य, मेरे भी आराध्य, और भगवान शिव जो हैं जब प्रसन्न होते हैं तो आशीर्वाद देते हैं, बट जब नाराज होते हैं तो फिर तांडव होता है और डिस्ट्रक्शन होता है। मतलब तेवर है भगवान शिव के अंदर। तो उनसे रिलेटेड जो टेक्स्ट है उसका नाम होगा तेवरम। एक ट्रिक है याद रखने के लिए कि तेवरम इज रिलेटेड टू नयनार सेंट्स। नयनार सेंट्स ने लिखा था तेवरम बाय नयनार सेंट्स। और जिस तरह से अलवार में मेल और फीमेल दोनों भक्ति सेंट्स हैं, उसी तरह से यहाँ पे नयनार में भी फीमेल सेंट्स हैं और ये लोग मेल सेंट्स हैं। सो बोथ अलवार्स एंड नयनार्स दे प्रोमोटेड जेंडर इक्वालिटी एंड रिजेक्टेड ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस इन हिंदुइज्म। फीमेल सेंट। अंडल का नाम, जो अंडल थी, सेंट थी, उनका नाम कई बार पूछा गया है। ठीक है, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट माय डियर, चलो रॉलेट एक्ट को देखते हैं क्या है। काला कानून, रॉलेट एक्ट 1919, इट वॉज पास्ड बाय द इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, खिलाफत कमिटी वॉज फॉर्म्ड टू अपोज द एक्ट। देखेंगे, while गांधी जी was arrested, the local leaders were allowed to continue the protest। ये स्टेटमेंट पढ़ने से ही गलत लग रहा है कि while गांधी जी was arrested, गांधी जी को अरेस्ट किया गया लेकिन लोकल लीडर्स को अलाउ किया गया प्रोटेस्ट करने। अब ब्रिटिश ऐसा क्यों करेंगे कि एक को अरेस्ट कर लिया, बाकी 10 को बोला कि जाओ बेटा प्रोटेस्ट करो, तो प्रोटेस्ट और बढ़ते जाएगा ना। तो ये तो देखने से ही गलत हो गया। और क्वेश्चन बड़े अच्छे से फ्रेम किया गया है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। कितने करेक्ट नहीं है, नहीं है। तो हमें देखना है कि भाई कितने करेक्ट नहीं है। ऊपर का दोनों का क्या है, कम टू दिस रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट का ऑफिशियल नेम क्या है, एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919। अभी एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी एक क्राइम्स एक्ट 1919 अचानक से नहीं आ गया। 1919 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया ना, मतलब एक साल पहले वर्ल्ड वॉर 1, नॉट वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम पीरियड क्या, 1914 से लेके 18। सो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 भी ब्रिटिश ने कुछ इंतजाम करके रखा था इंडिया में, जैसे गदर एक्टिविटीज राइज हो रही थी उसको कंट्रोल करने के लिए, या बाकी जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी का उनको डर था। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, द मोस्ट पॉपुलर 1915 डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। तो ये था वर्ल्ड वॉर 1 के ड्यूरेशन में। अब ये डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लैप्स होने वाला था, तो ब्रिटिश ने बोला कि इससे भी और ज्यादा स्ट्रिंजेंट प्रोविजन लाएंगे। सो ये डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट अब फिर किस नाम से आया, न्यू फीचर के साथ, रॉलेट एक्ट के नाम से। ऑफिशियली बोले तो अनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919, कि अगर ब्रिटिश इंडिया में कोई अनार्की फैला रहा है, रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो उनको कंट्रोल करना। ब्रिटिश यही तो चाहते थे। इसका पर्पस क्या है, वही टू सप्रेस द ग्रोइंग नेशनलिस्ट एंड रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी ड्यूरिंग एंड आफ्टर द वॉर। तो ड्यूरिंग द वॉर डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, आफ्टर द वॉर रॉलेट एक्ट, या दिस अनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी एक्ट।
इनडेफिनिट पीरियड के लिए यहाँ लोगों को अरेस्ट कर सकती थी पुलिस। इनडेफिनिट पीरियड को ब्रिटिश ने बोला था कि अरे कहाँ इनडेफिनिट, सिर्फ 2 साल के लिए। तो भाई हैबियस कॉर्पस भूल गए तुम, जो लंदन में ब्रिटेन में मिलता था ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि 24 घंटे के अंदर पुलिस अरेस्ट करके मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगी। अब उसको जेल में डालना है कि बेल देना है, क्या करना है, वो मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा। हैबियस कॉर्पस रिट, जिससे ह्यूमन राइट का प्रोटेक्शन होता है, तो ये तो भूल चुके थे उसके बारे में। अप टू 2 years दे दिया था। दैट्स वाई इंडियंस ने बोला कि ये तो इनडेफिनिट पीरियड हो गया ना भाई। बिना किसी सस्पिशन के ग्राउंड पे, बिना एग्जैक्ट सबूत हो, सस्पिशन के ग्राउंड पर ही किसी को अरेस्ट कर लिया जाएगा, और अरेस्ट करके 2 साल के लिए पुलिस जेल में रख सकती है बिना उसको जज के सामने रखे। मतलब ना अपील होगा, ना दलील होगा, ना वकील होगा। इंडियंस ने क्रिटिसाइज किया ना इसको, किस फॉर्म में क्रिटिसाइज किया कि नो अपील, नो दलील, नो वकील, ऐसा करके ये एक फ्रेज यूज किया गया। नो वकील, नो अपील, नो वकील, नो दलील एक्ट, ब्लैक एक्ट, काला कानून, यही था हमारा रॉलेट एक्ट, एनार्किल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। तो अब जब क्वेश्चन पे आएंगे तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इट वॉज पास्ड बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, करेक्ट। सेकेंड, खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड टू अपोज द एक्ट। अभी तुमने रॉलेट एक्ट पढ़ा, कहीं पर भी खिलाफत कमेटी का रेफरेंस दिखा क्या? खिलाफत का इससे लेना देना था ही नहीं। खिलाफत इशू तो है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद टर्की में, जो टर्की का रूलर था कैलिफ, जिसको हम खलीफा बुलाएंगे। अब ब्रिटिश अंग्रेजी उर्दू तो बोल नहीं पाते थे, मतलब हमारे लिए उर्दू हो गई पर्शियन लैंग्वेज, तो वो कैलिफ कैलिफ बुलाते थे। तो टर्की का जो रूलर है कैलिफ या खलीफा, उसको हटा दिया। अब उसको सारे मुसलमान अपना पॉलिटिकल और रिलीजियस हेड मान रहे हैं, क्योंकि रिलीजियस राइट भी उसके पास थे, रिलीजियस प्लेसेस पे उसका अथॉरिटी था। तो इंडिया में अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली और शौकत अली ने बोला कि भाई ऐसा नहीं होगा, हम खिलाफत मूवमेंट करेंगे टू प्रोटेक्ट द ऑनर, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ कैलिफ खलीफा। खिलाफत मूवमेंट का रॉलेट एक्ट से कोई लेना देना नहीं है गाइज, कहीं से नहीं, डायरेक्ट। ठीक है, आगे जाकर गांधी भी ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के प्रेसिडेंट बनेंगे, एमके गांधी, और फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट साथ में स्टार्ट करेंगे। वाइल गांधी वर अरेस्टेड, ये तो हम पहले देख चुके हैं कि ये गलत है, तो हमारा आंसर क्या होगा? हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट? 2। और अगर करेक्ट पूछता तो ए होता, लेकिन नॉट करेक्ट पूछ रहा है, बड़ा अच्छे से ध्यान देना है। दिस इज द करेक्ट आंसर। मुझे पैसा, हाँ, ऐसे करके पीवाईक्यू एनालिसिस करना है सारे एग्जामिनेशन का। और ये एग्जैक्टली पीवाईक्यू तो नहीं है, ये अभी मैंने टेस्ट में क्वेश्चन, यहाँ स्मार्ट आईएएस में क्लासरूम टेस्ट में मैंने ये क्वेश्चन दिया था, और ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा तो मैं सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे तुम बताओगे। क्वेश्चन है हंटर कमेटी ऑफ इंक्वायरी से, तो थोड़ा तो मैं बता देता हूँ कि हंटर कमेटी ऑफ इंक्वायरी क्या है। हंटर कमेटी ऑफ इंक्वायरी सेटअप की गई थी जालियांवाला बाग मैसेकर के बाद। अच्छा, जालियांवाला बाग मैसेकर भी देखो रिलेटेड हो गया ना, इसलिए इस क्वेश्चन के बाद मैंने डाला है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट चल रहा था, डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू के अरेस्ट के प्रोटेस्ट में, और कुछ लोग 13 अप्रैल जब यहाँ आसाम में बिहू मनाते हैं, कहीं बैसाखी मनाते हैं, बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल 1919, लोग जालियांवाला बाग में बैसाखी पर्व भी मना रहे थे, बच्चे बूढ़े औरतें सब थे। कुछ लोग गोल्डन टेम्पल से आए थे अमृतसर से घूमकर, जालियांवाला बाग भी तो अमृतसर में है। वहीं पे जनरल डायर ने माइकल ओ डायर के परमिशन पे अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, तब तक जब तक कि गोलियां खत्म नहीं हो गई। जालियांवाला बाग मैसेकर बुलाते हैं, खूनी बैसाखी, राइट। तो उस खूनी बैसाखी के बाद ब्रिटिश ने हमारे लिए एक कमेटी बनाई थी, या एक कमीशन बनाया था, हंटर कमेटी और हंटर कमीशन के नाम से, इंक्वायरी करने के लिए, जिससे कुछ निकल विकल के आया नहीं था। क्रिटिसाइज किया था हंटर कमेटी ने जनरल डायर के वर्क को, बट फिर बोला कि बच्चा है, गलती हो गई। अरे बच्चा है तो ऐसे लोगों का हत्या कर देगा? मर्सिलेसली 1000 लोगों को मार दिया गया। हंटर कमेटी जालियांवाला बाग के बाद जो गलतियां हुई थी उसको सही करने के लिए बनाई गई थी। तो पहला स्टेटमेंट तो अब तुमको दिख ही गया कि दिस इज करेक्ट। द हंटर कमेटी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय एडविन मॉन्टेग्यू। कौन है ये भाई साहब? ही वॉज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इसी ने वो स्टेटमेंट दिया था ना एनी बेसेंट के अरेस्ट के बाद, कि जिस तरह से देवी सती के टुकड़े होने से 52 शक्तिपीठ बने, उसी तरह से मेरे वायसरॉय ने एनी बेसेंट को अरेस्ट किया है और एनी बेसेंट ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। So the first is correct that Hunter Committee was established by Montague
टू इन्वेस्टिगेट द डिस्टर्बेंस इन बॉम्बे, दिल्ली एंड पंजाब इंक्लूडिंग द जालियांवाला बाग मैसेकर। सही है स्टेटमेंट है। सेकंड सही है कि नहीं है ये तुम मुझे मालूम करके बताओगे। ऐसे एक क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन में आएंगे एंड दैट इज द एडवांटेज ऑफ टेस्ट, दैट इज द एडवांटेज ऑफ PYQ एनालिसिस, कि जब एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आए जहाँ पे आपको पता नहीं है कि भैया ये विलियम हंटर था क्या, सॉलिसिटर जनरल था, जज था, एडवोकेट जनरल था, क्या था, तो वहाँ पे तुम्हें टेस्ट और PYQ एनालिसिस हेल्प करेगा, क्योंकि हर चीज़ किताबों में नहीं पढ़ी जाती है, कुछ चीज़ें ऐसे भी सीखी जाती है। ठीक है, सो आई वॉन्ट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन ऑन दिस क्वेश्चन। हाँ, दैट्स इट फॉर टुडेज PYQ एनालिसिस। इसी तरह फॉलो करो, अभी से लेकर प्रीलिम्स तक ऐसे ही रेगुलर तुम्हारे लिए MCQs डिस्कशन में करवाते रहूंगा। बीच में टाइम मिला तो मेंस के भी क्वेश्चंस, फिर मेंस आ रहा है तो मेंस में करेंगे ही मेंस PYQ। यही अप्रोच हमें रखना है, राइट? सो कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।